नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में एक विशिष्ट मेहमान हमारे साथ हैं। उनको आपने सोशल मीडिया में, खासतौर से जो लोग लीगल फ्रेटर्निटी से आते हैं या कानूनी क्षेत्र में क्या कुछ घट रहा है उसमें उनकी अभिरुचि है, और जब से अदालत के फैसले सोशल मीडिया पर अलग अलग वेबसाइट्स में या तो लाइव प्रसारण आप कोर्ट से भी देखते हैं, उनमें आपने एक मध्य प्रदेश के जज साहब जो हैं हाई कोर्ट के, अब तो वो रिटायर हैं, लेकिन उनकी वक्तृत्व शैली, उनका फैसलों के निदान का तरीका और जिस प्रसन्नता से और बिना तनाव के वो डायस पर बैठकर पक्ष और विपक्ष यानी दोनों पक्षों के जो अधिवक्ता और पक्ष हैं उनसे रूबरू होते थे, वो बहुत शानदार एक प्रस्तुतिकरण होता था। और जिन जज साहब की मैं बात कर रहा हूं उनके तो फैसले लैंडमार्क होते थे। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं जस्टिस रोहित आर्या जी, जो अप्रैल में ही हाईकोर्ट के जज की अपनी महत्वपूर्ण और महती भूमिका से मुक्त हुए। सर, प्रणाम करता हूं आपको। बहुत बहुत नमस्कार जी। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि वही तनाव मुक्त चेहरा है, वही प्रसन्न भाव है। मुझे लगता है ये आपने इनहेरिट किया है, ये आपको आनुवांशिक तौर पर मिला है, और इसके पीछे कहीं आपका एक आध्यात्मिक चरित्र भी है मूल में, कि समभाव से देखना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे घर में हमें ये संस्कार दिए गए कि पूजा पाठ करते रहना चाहिए, ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, और यही कारण है कि बहुत बचपन से ही हम लोग पूजा पाठ करते आए हैं, और बिना पूजा किए हुए दिन शुरुआत करना अपने लिए असंभव चीज़ हमेशा रही है। तो एक ये जीवन का नियम का पार्ट था कि चाहे स्कूल जाएं, चाहे कॉलेज जाएं, या प्रोफेशन में एज अ लॉयर कोर्ट जाएं या एज अ जज कोर्ट जाएं, बिना पूजा किए कोर्ट जाने में लगता था कुछ चीज़ कहीं छूट रही है। तो ये बड़ी कृपा रही है ऊपर ईश्वर की कि हम लोग की आस्था, पूरे परिवार की आस्था ईश्वर के प्रति हमेशा से पवित्र और निरंतर रही है, और हम लोग पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते हैं। हमको कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि हमने जो किया उसमें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि कभी हमने उस भावना से काम ही नहीं किया। हमेशा अपनी सोच समझ से जो चीज़ सही होती आई है वही किया है हमने, और उसी के कारण से ही आज हमें जो है एज अ जज मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि आप मुझे कहीं बैठा दो, आप मुझे ना तो कोई नॉइज़ पॉल्यूशन, ना कोई किसी प्रकार का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हमारी कोर्स ऑफ जस्टिस की जो फीलिंग है उसको पॉल्यूट नहीं कर सकता। मतलब एक मुझे ऑब्सेशन था काम का कि साहब मुझे करना है, और एक जुनून किसको बोलते हैं आप, कि काम करने में मुझे अच्छा लगता है, काम से मुझे एनर्जी मिलती थी। सही बात है। आज पूरी दुनिया में बहुत कुछ बदला है, समाज का चेहरा बदला है, तंत्र का चेहरा बदला है, तंत्र को गवर्न करने वाली एजेंसी जो है उनका नजरिया बदला है। हालांकि कुछ इटर्नल वैल्यूज जो हमेशा अपरिवर्तित रहती हैं वो आज भी वैसी है। न्याय का क्षेत्र भी बहुत बदला है, यहाँ भी बड़ी प्रतिस्पर्धा है। हमारे न्यायाधीश मुकदमों के बोझ से लदे, न्यायाधीशों की संख्या कम है, और जैसा मैंने कहा कि हर व्यक्ति ले जाता है। कई बार तो अदालतें, सुप्रीम अदालतों ने झुंझला कर भी कहा है कि आप खुद नहीं सुलझाते हैं मसले, विवाद पैदा करते हैं, लेके हमारी दहलीज पर चले आते हैं कि आप बताइए। लेकिन ये प्रणाली क्या आपको नहीं लगता बहुत थक रही है? अब जरूरत है एक रिफॉर्म की। देखिए, न्यायपालिका के साथ में कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों की ही अनुभूति की गई, इन तीनों को स्थान दिया गया संविधान में। सेपरेशन ऑफ पावर्स जिसको हम कहते हैं, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन करती है,
और न्यायपालिका उस क्रियान्वयन का उन्मूलन करती है कि विधायिका के बनाए गए कानून के तहत उसका क्रियान्वयन हुआ कि नहीं हुआ है। मोटा मोटा ऐसे ही रहता है। तो तीनों का एक अपना अलग अलग क्षेत्र था कार्य करने का, और तीनों की अपनी एक डिसिप्लिन थी, एक अनुशासन था, और उस अनुशासन के रहते तीनों को अपनी हद का एहसास था ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि विधायिका क्या कर रही है, कार्यपालिका को क्या करना है, और न्यायपालिका इस पर किस हद तक हस्तक्षेप कर सकती है। ये अवधारणा के साथ में संविधान में इन तीनों का स्थान दिया गया है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती जाई और बदले हुए परिप्रेक्ष्य में कुछ कार्यशैलियों में परिवर्तन आता गया। अब उन परिवर्तनों के कई कारण हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसकी कार्यशैली में वो दोष है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है यही इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से जो तीनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति भरोसा और एक दूसरे के प्रति कर्मठता कह दीजिए या एक कमिटमेंट कह दीजिए, इसका बहुत डिक्लाइन हुआ है, जिसको बोलते हैं ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है। तीनों जो अंग हैं आपके गवर्नेंस के, इनमें आपस में एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट डेफिसिट है। आपने गजब इसको डिफाइन किया। अब ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये बहुत अलार्मिंग है, वेरी ट्रू। क्योंकि अगर इसको आपने एड्रेस नहीं किया तो इन तीनों के बीच में खाइयां बढ़ती जाएंगी, और जितनी खाइयां बढ़ेंगी उसी से होगा कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जाएगा। आप कहेंगे कुछ, समझा जाएगा कुछ। जब कंफ्यूजन होता है तो कैओस होता है, और जब कैओस होता है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी ट्रू, यही सच्चा है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ा इशू यही है कि हाउ टू रिजॉल्व द इशू ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट among these three organs of governance in India. This is very important. अब हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा साहब, कुछ जुडिशरी ओवरलोडेड है। स्वाभाविक भी है, जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों में आपस में कई प्रकार की परिस्थितियां बनती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं, तो लोगों में भी डिफरेंस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वातावरण का भी फर्क पड़ता है, आपके आचरण का फर्क पड़ता है, आपकी परवरिश का फर्क पड़ता है, आपकी प्रायोरिटीज का फर्क पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं जीवन में, क्या मिल रहा है आपको। कई विषमताओं की वजह से लोगों में आपस में डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं। अब चूंकि लोगों ने पढ़ाई लिखाई भी करी है, समाज भी आगे बढ़ता जा रहा है, तो सेंस ऑफ रीजनिंग अपने हिसाब से उनकी बढ़ती जा रही है। लेकिन फर्क इतना है, जो सोशल नॉर्म्स में रीजनिंग को टेस्ट करना चाहिए वो ना हो करके अब रीजनिंग हम अपने परिप्रेक्ष्य से असेस करते हैं। रीजनिंग इज नाउ बीइंग डन एट माई लेवल, मतलब इट इज नॉट एज पर द सोशल नॉर्म्स। उनसे, जिसको हम कहते हैं कानून से भी लोग हटते जा रहे हैं,
जुडिशियल डिसिप्लिन, लीगल डिसिप्लिन से हटते जा रहे हैं और वो पर्सनलाइज्ड वे में अपनी फाइट्स को अंजाम देना चाहते हैं। सर, एक और बहुत अहम सवाल मेरे मन में आता है। प्रेमचंद को जब मैंने पढ़ा, पंच परमेश्वर जब पढ़ा, तो वो संवाद में कभी नहीं भूलता कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कर सकते आप। तो ये एक जज के लिए कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है जब वो डायस पे बैठता है और उसे लगता है कि सबूत भी जो है एक पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत प्रभावशाली है। स्थिति कभी कभी इस प्रकार की बनती है कि दिखता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, लेकिन एविडेंस जो रिकॉर्ड में रहती है उसको देखते हुए लगता है कि इसमें हम इस एविडेंस को तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि एविडेंस को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका देख सकते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखा जा सकता है। बट वी कैन नॉट इग्नोर द एविडेंस और मटीरियल ऑन रिकॉर्ड, दैट विल बी रनिंग कॉन्ट्ररी टू द जुडिशियल डिसिप्लिन। तो ये डिपेंड करता है परिस्थितियों में। जैसे देखिए क्या होता है, थोड़ा सा डेविएशन लूँगा मैं। हमारे यहाँ दो तरह के लिटिगेशंस अमूमन हाई कोर्ट लेवल पे आप समझेंगे। एक जो लोअर कोर्ट से ट्रेवल करके हाई कोर्ट आता है और एक होता है जो सीधे हाई कोर्ट में आता है। जो लोअर कोर्ट से ट्रेवल होकर के हाई कोर्ट में आता है उसमें 3-4 किस्म के मुकदमे होते हैं। अपील्स होती हैं, रिवीजन्स होती हैं, मिसलेनियस अपील्स होती हैं, मिसलेनियस सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं। इस प्रकार कई प्रकार नेचर ऑफ केसेस होते हैं और उन सारे केसेस को डील करने के डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस होते हैं। सबका अलग अलग स्कोप होता है। हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाती है और फाइनल कोर्ट होती है। तो यहाँ पे फैसला लेते वक्त कई मुद्दों पे को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कानून को, इसी वजह कानून बड़ा फ्लेक्सिबल है। इसको लाइफलेस, इट इज फुल ऑफ लाइफ, इट इज कभी लाइफलेस नहीं होता, इट इज फुल ऑफ लाइफ। और इसलिए कहा जाता है कि कानून सार्थक तभी है जब वो समाज की अपेक्षाओं पे खरा उतरे। अगर कोई कानून समाज बदलते हुए समाज की अपेक्षाओं में खरा नहीं उतर रहा है तो वो कानून रिडंडेंट है। कितने कानून अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिपील कर दिए क्योंकि उनका कोई मकसद ही नहीं है। तो इसलिए कानून की रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो रेलिवेंसी जो है समय के साथ में जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से आगे बढ़ती जाती है। जो हम फैसले देते हैं समाज के परिप्रेक्ष्य में कानून का हम व्याख्या करते हैं और ऐसे कानून को हम आगे बढ़ाते हैं, तभी समाज में उसकी सार्थकता बनी रहती है। सर, मुझे एक चीज और ध्यान आती है कि आपने एक बड़ी अच्छी पहल की थी ग्वालियर में, समाधान आपके द्वार, और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो थे, ये कोर्ट की ही मंशा है कि इस तरह की प्रोसेस आगे बढ़े। लेकिन ये बहुत अच्छा है क्योंकि रूरल एरियाज में मैंने देखा राजस्व और वन से जुड़े जो मसले हैं इतनी पेचीदगियां पैदा कर देते हैं और बरसों ये मामले लंबित रहते हैं। तो अगर हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की एक मजबूत प्रणाली रखें और कोर्ट उस पर मुहर लगाने वाली एक अभिभावक प्रणाली बने तो मुझे लगता है हम काफी रिजॉल्व कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, आपके इस प्रश्न का जवाब देने के पहले मैं इतना बताना चाहूँगा कि कोई आदमी, कोई इंसान जन्म से बुरा नहीं होता। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ना ही अपराधी होता है। ये आपराधिक टेंडेंसी कह दीजिए इसको। इस पर कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। हर आदमी इतना भाग्यवान नहीं होता कि सारे फैक्टर्स उसको सकारात्मक ऊर्जा दें। कई फैक्टर्स, कई चीज़ें होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा भी देते हैं उसको। उन्हीं में से कुछ अपराधी बन जाते हैं, कुछ बुराइयों को उठा लेते हैं जीवन में और उनका जीवन
किसी दूसरे रास्ते में विषमता की तरफ चला जाता है। तो मेरी हमेशा मान्यता रही है कि रिफॉर्मेशन जो है वो हमेशा सार्थक है। बिल्कुल ठीक है। कि अगर कोई आदमी बुरा है या कोई अपराधी है तो उसको दंडात्मक दृष्टि से मत देखो, उसको सुधारने की दृष्टि से देखो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और रिफॉर्मेशन की थ्योरी यही कहती है कि समय के साथ आदमी बदलता जाता है। जब मैं क्रिमिनल अपील्स सुनता था डिवीज़न बेंच में, तो अब चंबल और मुरैना में तो आप जानते हो जो कहते हैं ना, ऑन अ ड्रॉप ऑफ हैट बंदूकें चल जाती हैं वहाँ पे। तो मैंने देखा बड़े ट्राइवियल इश्यूज पे लोगों ने जो है डिफरेंसेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। फौजदारी भी बनी उसकी और दीवानी भी बनी उसकी, और दोनों चल रही है। 10 साल से वो जेल में है और वहाँ मुकदमेबाजी चली, और फैमिली में या परिवार में दुश्मनी चली बनी हुई है। तो मैंने वहाँ के रेवेन्यू कमिश्नर को, आईजी को, फॉरेस्ट वालों को, बिजली वालों को, सबको बुलवाया हमने, क्योंकि हमने पता करवाया कि ये ट्राइबल इश्यूज के वाले मसले कितने हैं यहाँ पर। तो इन 9 जिलों में पता चला साहब 2,85,000 केसेस हैं। हमने कहा अगर इन केसेस को हम ग्रास रूट लेवल पे ही खत्म कर दें तो ये स्थिति बनेगी कैसे। दिस वॉज माई ब्रेन चाइल्ड। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोगों ने, हमारा देखिए जब बेसिक एम हमेशा रहा है कि अगर हिंदुस्तान को प्रगति के रास्ते पे कोई लाएगा तो हिंदुस्तान का ग्रामीण वर्ग ही लाएगा। ये आप एक मतलब ये सिल्वर लाइन, अगर ग्रामीण क्षेत्र का उत्थान नहीं हुआ या ग्रामीणों का उत्थान नहीं हुआ तो आप विकसित भारत नहीं सोच सकते। ये बिल्कुल ठीक है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि आज भी हिंदुस्तान गांवों में ही रहता है। मैंने 10-10, 15-15 विलेजेस के क्लस्टर्स बनवाए, इंश्योरिंग कि किसी विलेजर को 15 किलोमीटर से आगे न जाना पड़े। और सेक्शन 27 है लीगल एड सर्विस अथॉरिटी एक्ट में जो मीडिएशन को मान्यता देता है लॉ की। तो मैंने कहा ये क्लस्टर्स जो बने हैं इसमें 5 विभाग, पहली बार हुआ ये 4 विभाग एक प्लेटफॉर्म पे आए, जैसे पुलिस का हेड कांस्टेबल, रेवेन्यू का पटवारी या कोतवाल, फॉरेस्ट का बीट गार्ड, बिजली का लाइनमैन और हमारा पैरालीगल वॉलंटियर जुडिशरी का। दे नो ईच एंड एवरी हाउस होल्ड इन द विलेज। यू वुड नॉट बिलीव फर्स्ट कैंप में 5,800 केसेस हुए थे। उसके 2 महीने बाद हमने कहा इसको कमिश्नर साहब सेकंड कैंप करिए इसमें आप। उसमें 11,000 के लगभग केसेस हुए। फिर 2 महीने बाद किया तो 49,000 केसेस लगभग हो गए। एंड उसके बाद जो किया लास्ट इस जोन में 1,49,000 केसेस। तो उस समय जो चीफ जस्टिस थे वो हमसे बोले, अरे साहब इसको आप स्टेट लेवल पे करो ना। स्टेट लेवल पे 24 अक्टूबर 2023 को हुआ था। आप इमेजिन करो कितने मुकदमे निपटे होंगे। 44 लाख केसेस निपटे थे एक दिन में, और 151 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। अब आप इमेजिन करिए, इसके इफेक्ट्स देखिए आप। ये तो खैर संख्या अपनी जगह पर रहती है, इफेक्ट्स देखिए आप कि जिन घरों में मुकदमों की वजह से नकारात्मकता फैली हुई थी वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ लेवल पे आ गए, पर्टिकुलरली विलेजेस में। आप देखिए क्लिपिंग्स देखेंगे आप
कि जहाँ पे सालों से बातचीत नहीं होती थी, दोनों भाइयों ने मेड़ का झगड़ा सॉल्व किया, पानी के कटाव का झगड़ा सॉल्व किया और गले मिले, फोटोएं हैं उसकी। तो आप सोचिए, अगर एक सिटिंग में 44 लाख मुकदमे हो सकते हैं और कहीं साल में 4 कैंप ऐसे लग जाएं, तो करीब 1.5-2 करोड़ मसले ऐसे सॉल्व हो सकते हैं। तो ये इससे बड़ा योगदान समाज में और क्या होगा सरकार का, कि इस चीज़ को करें तो मेरे ख्याल से उनको बहुत ही ज़्यादा इससे संतुष्टि मिलेगी आपको। माफ कीजिएगा, पत्रकार और ब्यूरोक्रेट्स अदालत में जाने से बड़े हिचकते हैं। उनका एक कॉमन परसेप्शन रहता है कि जज साहब को पता चल गया कि ये ब्यूरोक्रेट हैं, एक जर्नलिस्ट है, बड़ी तगड़ी खिंचाई। मैं माफ कीजिएगा, एक लाइटर नोट पर ये सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि कई बार हमने पत्रकारों को तो कम देखा है, लेकिन अधिकारियों को हमने देखा है, और मतलब वो राइटली आपने जो भी उनको रिप्रेजेंट किया है, उनकी तैयारी, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कई बार हम सब, जैसा आपने कहा कि अपने अवगुणों को छिपाने की कोशिश करते हैं, उसमें मुझे स्वीकारने में हिचक नहीं कि पत्रकार भी शामिल होते हैं, और डिटेरिएशन इज एवरीवेयर। तो आप क्या, मतलब ये चीज़ है, कई बार बड़ा गुस्सा आता है कि माननीय जज साहब को डायस पे बैठ के कि इतने बड़े पद पे हैं आप, पता कुछ नहीं है आपको, खाली चले आए। हमने आपके भी कुछ सोशल मीडिया पे कुछ आपके डायरेक्टर्स भी देखे। एक्चुअली क्या होता है कि आज ऑफिसर क्लास या कार्यपालिका के लोग भी काफ़ी दबाव में काम करते हैं जी। तो हर काम वो खुद भी नहीं करते, उनके सबॉर्डिनेट्स करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब चूंकि उनको कंटेम्प्ट बुलाया इसलिए जाता है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं वो, या रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। तो अमूमन हमारी ये अनुभव ये है कि जो भी गलतियां होती हैं इनसे, वो इंटेंशनल नहीं होती हैं। अब वो रोज़मर्रे के काम में कहीं हाई कोर्ट का ऑर्डर सामने नहीं आया और उसने फाइल रह गई बाबू के लेवल पे, और वो दूसरा पक्ष हाई कोर्ट चला गया, सब कंटेम्प्ट हो गया, तो डांट फटकार तो इसलिए होती थी ताकि वो ठीक ठाक काम करें अपना। पर्पस ये नहीं होता है हम लोगों का कि हम उनको पनिश करें। देखिए, पनिशमेंट तब होती है जब इंटेंशनल एक्ट होता है। जब आप इंटेंशनली हाई कोर्ट के ऑर्डर को सरकमवेंट करते हो या आप उसको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करते हो, अगर मेंस ये देखा जाता है जनरली। बट डांट फटकार का मतलब ये नहीं हुआ कि उनको हम पनिश करने वाले हैं, बट उनको समझाने वाले हैं कि देखिए, अगर आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर, आप अपने यहाँ पे देखो कि हाई कोर्ट के ऑर्डर की कोई नजरअंदाज न करे और उसका पूरा अमल किया जाए। क्योंकि हम कभी कभी बोलते थे कि भाई ये आपका दुर्भाग्य है कि आपको हमारे ऑर्डर को मानना पड़ेगा क्योंकि मैं संवाददाता पोस्ट पे बैठा हुआ हूँ। अब हमें अधिकार दिया गया है कि मैं ऑर्डर करूँ और आप उसका पालन करें, और ऑर्डर जो भी करूँगा वो कानून के कसौटी पे करूँगा। तो इसलिए कंटेम्प्ट जुरिडिक्शन बड़ा रेयरली एक्सरसाइज किया जाता है। पर्पस यही होता है कि आप अपना तौर तरीका बदलें। कभी सर आप लोग को भी ये क्रोध इस पर क्रोध आता है, तो नाराजगी इस पे होती होगी कि आप पर तंत्र का इतना नशा है, या आप पत्रकार हैं तो आप तुर्रम खां हो गए। एक्चुअली ये ईगो तो रहता ही है। अब वो देखिए साहब, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि बहुत कम लोग मिलेंगे जिनको आप पावर दो और वो धरती से जुड़े रहें। पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट, एब्सोल्यूटली वाली जो कहानी है बड़ी पुरानी है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो अपने को विद अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट कुर्सी में बैठते हैं, और हर आदमी क्रेव करता है। सर, लेकिन आपके पास इतना पावर होता है जुडिशरी में, आप लोग अपने को कैसे संतुलित रखते हैं? ये पावर का केंद्रण तो आपके पास है। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। पावर, बहुत पावर होती है। एक हाई कोर्ट जज के पास के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो 226 की है और कंटेम्प्ट की है, ये इनॉर्मस पावर है। इसीलिए आप अक्सर देखेंगे, हम लोग हमेशा बात करते हैं सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस की, क्योंकि ये संवैधानिक पद इतना पवित्र और इतना ऊंचा है कि इस पे बैठने के बाद अगर आप उस पद की गरिमा नहीं बना पाए
या उस पद का दायित्व नहीं निभा पाए तो उससे संवैधानिक खतरा पैदा हो जाएगा। इसीलिए हमेशा उम्मीद करते हैं हम और चेष्टा भी करते हैं कि ऐसे लोगों को बैठाया जाए जिससे ना तो संविधान के प्रति कोई आशंका पैदा हो और ना इंस्टीट्यूशन के प्रति कोई दुविधा या शंका पैदा हो। बहुत जस की तस रख दी नीरे चदरिया, वैसे ही रख के आप अप्रैल में चले आए। वैसे ही आप राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन सर राजनीति की राहें आप जानते हैं कि न सिर्फ ये फिसलन भरी हैं, काजल की कोठरी भी है, और एक जस्टिस न्यायमूर्ति जब यहाँ आएगा तो वो भी कतार में खड़ा होगा। वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि उनको वहाँ मुख्यमंत्री की तरह सम्मान मिले या किसी प्रदेश अध्यक्ष की तरह सम्मान मिले। तो इस चुनौती को आपने कैसे स्वीकारा? बहुत ही सुंदर सवाल किया आपने, और पहला भाग जो आपका सवाल है उसमें जवाब भी है जी जी कि मैंने राजनीति करने के लिए राजनीति ज्वाइन नहीं करी है। मैंने राजनीति, जिसको आप बोलते हैं पॉलिटिक्स, ज्वाइन कर दी है। इस परिप्रेक्ष्य से बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं राजनीति के आवरण में आया हूँ तो मैं समाज के भले के लिए आया हूँ। कुछ चीज़ें हमारे जहन में हैं जो मैं समाज के लिए करना चाहता हूँ। मुझे जो मिलना था, मुझे जो बनना था, मुझे जहाँ तक पहुँचना था, मैं पहुँच गया। ईश्वर बड़ी कृपा रही, शानदार तरीके से मुझे शोहरत, नाम, जितना पैसा चाहिए खाने पीने की सफिशिएंट है हमारे पास में, कोई ऐसी बड़ी भारी बात नहीं है। बट मेरा हमेशा सोचता रहा है कि जीवन का कुछ अर्थ होना चाहिए। भाई अपना खाना पीना खा लिया, अपना घर बना लिया, सभी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है। आपकी जीवन समाज के प्रति सार्थक होना चाहिए। आपका जीवन, यू शुड लीड ए मीनिंगफुल लाइफ। मीनिंगफुल लाइफ के लिए यू मस्ट बी कनेक्टेड टू सोसाइटी। क्या आपको ये भी लगता है कि आपकी योग्यता, आपकी क्षमता और आपके पूर्व इतिहास को देखते हुए राज्यसभा आपके लिए बेहतर जगह? नहीं साहब, मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पार्टी का सपोर्ट मिल जाए और कुछ समाज की सेवा में आगे बढ़ सकूं। बाकी आगे यदि पार्टी को कुछ लगता है कि मुझे कुछ जिम्मेदारियां संभालना चाहिए तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। बहुत सब धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत खुले मन से बातचीत की और आपसे बात करके ये समझ में आया कि एक न्यायाधीश की यात्रा कैसी होती है, और वो भी जस्टिस रोहित आर्या जैसे न्यायाधीश की यात्रा कैसी होती है। बहुत शुभकामनाएं। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और खास मेहमान के साथ मिलेंगे।